हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो है थोड़ा खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बिजनेस स्टडीज़ की। सेकंड टर्म का जो चैप्टर है स्टाफिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैं 5 क्वेश्चंस आज के वीडियो में लेके आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, स्टाफिंग से हैं, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इन एन इंटरव्यू विद लीडिंग न्यूज़ चैनल मिस्टर राकेश क्वात्रा, CEO ऑफ गेट माई जॉब, हैज़ सजेस्टेड that the company which want more and more people to apply for job in their organization should make the process of applying the job easier and candidate friendly। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया कि भाई जो मिस्टर राकेश क्वात्रा हैं, CEO हैं वो गेट माई जॉब के, उन्होंने सजेस्ट करा है कि अगर कंपनीज़ ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करें, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपनीज़ हैं उनको प्रोसेस जो है अप्लाइंग की जॉब्स के लिए उसको ईजियर करना चाहिए और कैंडिडेट फ्रेंडली करना चाहिए। नेम एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप्स विच फॉलोज द स्टेप इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो जो भी स्टेप्स हैं, यानी कि जो ये प्रोसेस जिसकी बात करेगी, उसकी जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं आपको बतानी है इसके बाद की। ये CBSE ने अपना जो सैम्पल पेपर दिया था 2021 का, उसमें दिया था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स आती हैं वो है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रिक्रूटमेंट की। यहाँ पे करना है क्या, आप सिलेक्शन लिखेंगे, सिलेक्शन के बारे में आप उसकी इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन को यहाँ डिफाइन कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में, उसमें से आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं लोगों को, उस पूल में से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। देन आप क्या करेंगे, सॉर्टिंग करते हैं उसमें से कि जो आपकी क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया था उसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन की प्रोसेस हो गई। यहाँ पे अगेन इसमें प्रोसेस के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला दिया है कि ये इंश्योर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बेस्ट मिले अमंग द अवेलेबल वन, और साथ ही साथ इससे इन्हेंस होती है सेल्फ स्टीम एंड प्रेस्टीज। क्योंकि अगर आपको कोई भी जॉब एवं ही मिल जाएगी बिना स्ट्रगल करे, बिना कुछ करे, तो आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं होगी, और साथ ही साथ वो सीरियसनेस नहीं आएगी जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, सिलेक्शन होता है, तो एक तो आपकी सेल्फ स्टीम जो होती है वो इन्हेंस होती है, प्रेस्टीज बढ़ती है। तब आप बता पाते हैं लोगों को कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, या इतने राउंड्स दिए, इतने इंटरव्यूज़ दिए, फिर मुझे यहाँ सेलेक्ट किया गया। तो एक तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, एंड देन नेक्स्ट आपको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बारे में बोला गया यहाँ पे, यानी नेक्स्ट स्टेप जो है वो। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। प्लेसमेंट का मतलब है फाइनली जब आप कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं ताकि उस वैकेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सके। एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसको विद द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। सो दैट इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप आंसर जो है वो लिखेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर अगेन एक केस स्टडी है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है LED बल्ब्स, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये देखा गया कि जो टारगेट है ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 बल्ब्स अ डे वॉज नॉट मेट बाय द एम्प्लॉयज़। तो ये एक टारगेट था जो कि एम्प्लॉयज़ नहीं पूरा कर पाए। ऑन एनालिसिस इट वॉज फाउंड दैट वर्कर्स वर नॉट एट फॉल्ट। तो एनालिसिस किया गया तो पता चला कि भाई वर्कर्स जो उनकी गलती नहीं है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, द कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स एंड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड। तो यहाँ पर पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर थी, बिजली नहीं आ रही थी, साथ ही साथ वर्कर्स की शॉर्टेज थी, इसीलिए वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, और ऐसे में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। To meet the increased demand, company assessed that approximately 88 additional workers were required to carry required out, of which 8 would work as head of different departments and 10 would work as subordinate under each head। तो यहाँ पे ये देखा गया, एनालिसिस करा गया कि 88 एडिशनल वर्कर्स जो हैं चाहिए, जिसमें से 8 लोग जो हैं वो एज अ हेड वर्क करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और 10 जो होंगे वो सबऑर्डिनेट करेंगे अंडर ईच हेड, यानी जितने हेड इनके अंडर 10 सबऑर्डिनेट्स भी होंगे। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस वर ऑल्सो एनलिस्टेड। तो जो भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उस काम को करने के लिए, वो भी यहाँ पे लिस्ट कर ली गई। ठीक है, उसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशंस यानी जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या वर्क करना है, वो भी एनलिस्ट करा गया, नोट कर लिया गया। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट नेसेसरी रिलैक्सेशन शुड बी गिवन टू एनकरेज वुमेन पर्सन फ्रॉम बैकग्राउंड एंड रूरल एरियाज एंड पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ ये भी मतलब कंपनी ने इंश्योर किया
कि भाई जो वुमेन्स हैं उनको चांस मिलेगा, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको चांस मिलेगा, इवन जो पीपल विद स्पेशल एबिलिटी हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस दी जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में. ऑल एफर्ट्स वर मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स विद द नेचर ऑफ वर्क. तो यहाँ पे पूरी की पूरी एफर्ट्स जो है लगा दी ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि जो भी एबिलिटी है एप्लीकेंट्स की और नेचर ऑफ वर्क है वो मैच कर सके. अब आपसे बोला गया है यहाँ पे आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. तो कौन से फंक्शन की यहाँ बात हुई है? ऑब्वियसली स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों की बात हो रही है, ठीक है. देन स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा. तो ऊपर वाले पैरा में जो 2 प्रोसेस डिस्कस करी गई हैं उनकी आपको स्टेप्स बतानी है, 2 स्टेप्स बतानी है. लिस्ट एनी 2 वैल्यूज़ विच कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. साथ ही साथ आपको वैल्यूज़ भी बतानी है कि जो कंपनी है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है टू सोसाइटी. अब ये क्वेश्चन जो है 2015 में दिल्ली में पूछा गया था, जो दिल्ली के क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें था, दिल्ली बोर्ड में. देन आंसर इसका जो है वो स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग है, जो 2 फंक्शन डिस्कस करे गए हैं. स्टाफिंग की जो स्टेप है वो यहाँ पे बताया गया है. फर्स्ट स्टेप दैट इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड रिक्रूटमेंट. सो यहाँ पर आपको लाइंस भी दी गई हैं इवन कि टू मीट इंक्रीज डैश 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 सबऑर्डिनेट अंडर ईच हेड, क्योंकि कई बार आपसे बोला जाता है कि आपको मार्क करके बताना भी है कि इसमें से कौन सी लाइंस के बेसिस पे डिसाइड आपने किया कि कौन सा फंक्शन है. तो एक चीज़ तो ये हो गई. रिक्रूटमेंट के लिए ऑल एफर्ट्स वर मेड फॉर द नेचर ऑफ वर्क, ये आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि इस लाइन के बेसिस पे है ये. इट इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है. देन मतलब रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन भी है. देन स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग के लिए अगेन कंपैरिजन है एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद द स्टैंडर्ड, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज फाउंड दैट टारगेट वाज जो भी था इट वाज नॉट मेट बाय द एम्प्लॉयज़ बट दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड देन एनालाइजिंग डेविएशन, कि जो भी डेविएशंस के कॉजेज़ थे वो यहाँ ढूंढे गए. तो ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, कंट्रोलिंग की स्टेप्स है. कंट्रोलिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता होगा, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. यानी कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपको मिला है रिजल्ट उसको कंपेयर करते हैं विद द प्री डिटरमाइंड वन, जो आपने पहले से डिसाइड किया था कि हम ऐसा करेंगे. देन वैल्यूज़ विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. तो उसमें है यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट. तो ये कहीं ना कहीं आप जब एनालाइज करेंगे देखेंगे तो ईजिली आप जो है इसको एसेस करके लिख सकते हैं वैल्यू बेस्ड केस में. लेकिन जनरली अब तो खैर ऐसा आता नहीं है, बट फिर भी इन केस अगर आए तो आप इस टाइप से उसको लिख सकते हैं. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, एक्सप्लेन इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड वेस्टिबल ट्रेनिंग एंड क्लासीफाई दैम एज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, और यहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए बोला गया है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, डिफाइन करा गया है. इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट. तो यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बिजनेस फर्म्स होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, जॉइंट प्रोग्राम होता है. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज़ फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड. जो भी एक टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वहाँ तक रेगुलर स्टडीज़ भी होती हैं और ये काम भी वहाँ पे होता है, नहीं कैंडिडेट सीखते भी हैं. इंटर्नशिप ट्रेनिंग कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. तो जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है उसको आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऑन जॉब उसको सीख रहे हैं. वेस्टिबल ट्रेनिंग के केस में क्या होता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग. तो जिस टाइप का इक्विपमेंट इनको यूज़ करना है उस पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बट ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर. तो एक्चुअल वर्क फ्लोर से अलग किया जाता है, कभी भी कंपनी के अंदर नहीं होता. एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉय यूज द सेम मटेरियल फाइल्स एंड इक्विपमेंट. वेस्टिबल ट्रेनिंग कैन बी क्लासिफाइड एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. तो वेस्टिबल ट्रेनिंग को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोला जाता है. ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा गया है, तो आप उसको देखकर सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो फर्म के इंटरनली होते हैं. तो यहाँ पर ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस को एक्सप्लेन करना है. तो ट्रांसफ़र ऑब्वियसली शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. इसमें कोई चेंज नहीं आता अथॉरिटी में, only working place is changed. It refers to horizontal movement of workers. Transfer does not involve any major change in the responsibility and status of the employee. तो अगेन यहाँ पे ना तो कोई चेंज होता है उसके स्टेटस में, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और इवन सैलरी में भी चेंज नहीं होता. इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बोला जाता है. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ एक्सप्लेन करिए. तो अगेन आप इसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन बात आती है प्रमोशन की. It refers to shifting of employee from one job position to the other with a higher level of authority. Obviously एक पर्सन को क्लर्क से आप मैनेजर बना रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर रहा है, और जब वो मैनेजर बनेगा ऑब्वियसली ज़्यादा अथॉरिटी होगी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नो डाउट बढ़ जाएगी, बट अगेन उसके पास पावर ज़्यादा होंगे एंड इवन देयर विल बी अ चेंज इन सैलरी ऑल्सो. इन दिस केस एम्प्लॉय मूव्स इन दी अप इज इन एन अपवर्ड डायरेक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ऊपर की तरफ बढ़ता है बिकॉज ऑब्वियसली उसे हायर पोजीशन मिल जाती है. देर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन दी कॉम्पनसेशन और सैलरी. एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ वाइस प्रिंसिपल टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. तो अगर आप किसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना रहे हैं, सो अगेन वो क्या है, वो अपवर्ड मूवमेंट है उसका, और यहाँ पर उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और प्लस जो पावर है वो भी ज़्यादा हो जाएगी. अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की. तो ये क्वेश्चन अगेन 2018 में आया था CBSE में, दिल्ली में. देन स्टेट द स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड बिफोर द जॉब ऑफर. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं. जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद एंड जॉब ऑफर से पहले की जो स्टेप्स हैं वो बतानी है. तो इसमें क्या होता है, एक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है. इसका मतलब ये होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो चुका है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट के रेफरेंस, उसके बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा. उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है सिलेक्शन डिसीजन, जहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाएगा कि भाई ये सब कुछ हो चुका है, रेफरेंस चेक हो चुका है, तो उसे सेलेक्ट करना है या नहीं करना है. अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है. ये चेक किया जाता है कि वेदर अ पर्सन इज़ मेडिकली फिट और नॉट. तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. आप कह सकते हैं कि इतने ईयर्स में उनको पूछा गया है CBSE में. एंड आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे. और एक खुद का सैम्पल पेपर जो मैं बनाऊंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा. तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.